नमस्कार। आज तारीख है 14 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम 5 मुख्य विषयों पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हमारा अप्रोच एकदम एक यूपीएससी लेक्चरर जैसा ही विश्लेषणात्मक होगा। तो सबसे पहला विषय है अर्थव्यवस्था। यहाँ हम खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन में आए उछाल और रिजर्व बैंक के सामने आने वाली चुनौतियों को समझेंगे। सही कहा। और दूसरा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें हम भारत और कनाडा के रिश्तों का एक नया अध्याय देखेंगे, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा समझौतों के बारे में। वही। तीसरा विषय भारतीय समाज से जुड़ा है। हम देखेंगे कि वेस्ट एशिया के संकट का ओडिशा के प्रवासी मजदूरों पर क्या असर पड़ रहा है। व्यवस्था पर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों पर, नो फॉल्ट लायबिलिटी को लेकर। ये वाकई एक लैंडमार्क केस है। और आखिर में 5वां विषय होगा शासन और स्वास्थ्य। हाँ, जहां हम हैदराबाद के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी यूपीएचसीज की जमीनी हकीकत को समझेंगे। तो चलिए अर्थव्यवस्था से आगाज करते हैं। फरवरी 2026 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के आंकड़े आ गए हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि खुदरा महंगाई दर 3.2% पर पहुंच गई है, जो पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा है। बाप रे। और नए सीपीआई सीरीज में देखा जाए तो खाने पीने की चीजों का वेटेज करीब 36.75% है। इसमें सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा टमाटर का है, जिसकी महंगाई 45% से ऊपर चली गई है। लेकिन देखिए, कहानी सिर्फ रसोई या सब्जी मंडी तक सीमित नहीं है। अगर हम तिजोरी की तरफ देखें तो सोने के आभूषणों में 48.2%, ओह वाह, हाँ, और चांदी में 160% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 160%। ये तो आसमान छू रहा है। लेकिन यहाँ एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ सोना और टमाटर महंगे हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्याज और आलू की कीमतों में करीब 28 और 18% की गिरावट आई है। तो इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। अगर महंगाई इतनी ही बड़ी समस्या है तो हर चीज के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? यहाँ आंकड़ों के पीछे की असली कहानी समझना जरूरी है। महंगाई का ये जो नया दौर है ना, इसकी जड़ें सिर्फ हमारे खेतों में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और मौसम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अच्छा, वो कैसे? सोना और चांदी इसलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है। जब भी ऐसी टेंशन होती है, निवेशक सेफ हेवन संपत्ति की तरफ भागते हैं। सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है। ओके, तो लोग डर के मारे सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जेन्युइन, बिल्कुल। वही आलू और प्याज के दाम गिरना एक स्थानीय फसल चक्र यानी लोकल क्रॉप साइकिल का नतीजा है। उनकी आपूर्ति फिलहाल अच्छी है। लेकिन फ्यूचर का क्या? वही तो खतरा है। वेस्ट एशिया संकट की वजह से नेचुरल गैस और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है, और ऊपर से एल नीनो इफेक्ट के कारण मॉनसून कमजोर होने की आशंका है। इससे आगे चलकर अनाज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन रुकिए, अगर इन्फ्लेशन ग्लोबल सप्लाई और मौसम की वजह से हो रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इसमें क्या कर सकता है? अखबार तो अक्सर हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इनमें फर्क क्या है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो आंकड़ा है जो समाचार पत्रों की सुर्खियों में आता है। इसमें सब कुछ शामिल होता है, फूड और फ्यूल भी। लेकिन फूड और फ्यूल के दाम तो रोज ऊपर नीचे होते हैं। एग्जैक्टली, किसी हफ्ते बारिश नहीं हुई तो सब्जी महंगी हो गई। इसलिए ठोस आर्थिक स्थिति समझने के लिए इकोनॉमिस्ट्स कोर इन्फ्लेशन देखते हैं, जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को हटा दिया जाता है, ताकि लंबे समय का एक क्लियर ट्रेंड समझ आए, है ना? बिल्कुल। और एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है यहाँ, बेस इफेक्ट। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2024 में किसी चीज का दाम 100 रुपया था। ठीक है। 2025 में वो गिरकर 50 रुपए हो गया। अब 2026 में अगर वो बढ़कर 55 रुपए हो जाए तो परसेंटेज के हिसाब से वो 10% बढ़ गया। सही पकड़ा। आंकड़े कहेंगे कि महंगाई 10% बढ़ी है, लेकिन चीज अभी भी अपने ओरिजिनल 100 रुपए वाले दाम से सस्ती है। ये आंकड़ों का मायाजाल है जिसे बेस इफेक्ट कहते हैं। ओ, मतलब सच्चाई कुछ और ही होती है। तो फिर जो उर्जित पटेल समिति ने आरबीआई को 4% ±2% का टारगेट दिया था,
वहां तक पहुंचना तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। वही सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि देखिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर लोगों के हाथ से पैसा तो कम कर सकती है, मांग गिरा सकती है। लेकिन वो नए टमाटर तो नहीं उगा सकती ना, या वेस्ट एशिया का युद्ध तो नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं। जब महंगाई सप्लाई की कमी से हो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से दाम नहीं गिरेंगे, ऊपर से लोन महंगा होने से आर्थिक विकास दर अलग से रुक जाएगी। तो सप्लाई चेन को ठीक करने का पूरा बोझ अब सरकार की विदेश नीति पर आ जाता है। हाँ, और इसी वजह से देश अब नए आर्थिक साझेदार ढूंढ रहे हैं। जो हमें हमारे दूसरे विषय की तरफ ले जाता है, भारत और कनाडा रिश्तों का नया अध्याय। एक तरफ आरबीआई के हाथ बंधे हैं और दूसरी तरफ सरकार दुनिया में नए रास्ते तलाश रही है। आपूर्ति श्रृंखलाओं का टूटना ही नए डिप्लोमेटिक रिश्तों की नींव रख रहा है आजकल। वही देखिए, फरवरी-मार्च 26 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की भारत यात्रा हुई। जस्टिन ट्रूडो के समय तो इन रिश्तों में बर्फ जम चुकी थी। हाँ, काफी टेंशन थी। लेकिन अचानक एक कूटनैतिक प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिकता दिख रही है। टोटल 8 समझौते हुए, जिसमें सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की रूपरेखा भी शामिल है। अचानक कनाडा को भारत की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई, और इस क्रिटिकल मिनरल्स वाले समझौते में ऐसी क्या खास बात है? अगर हम इस मुद्दे की गहराई में जाएं तो समझ आएगा कि ये बदलाव भावनाओं का नहीं, मजबूरी का है। कनाडा इस वक्त अमेरिका के टैरिफ पॉलिसीज के कारण भारी दबाव में है। अच्छा, नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से? हाँ, संरक्षणवादी नीतियों ने कनाडा को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी आर्थिक निर्भरता सिर्फ वॉशिंगटन पर ना रखें। इसलिए सीपा जैसा समझौता जरूरी है ताकि व्यापार में टैक्स कम हो और नए बाजार खुलें। और क्रिटिकल मिनरल्स वाला एंगल? वो सबसे क्रूशल है। आज के आधुनिक युग में चाहे स्मार्टफोन्स हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या एआई टेक्नोलॉजी, सबके लिए लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। और अभी इनके प्रोसेसिंग पर पूरी तरह से चाइना की मोनोपोली है। तो पूरी दुनिया एक ऐसी सप्लाई चेन चाहती है जहां कल को अगर चाइना नाराज हो जाए तो हमारे फोन और गाड़ियां बनने बंद ना हो। सटीक विश्लेषण। इसी वजह से अमेरिका के नेतृत्व में एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी एमएसपी बनाई गई है, जिसे पैक्स सिलिका गठबंधन भी कहते हैं। भारत और कनाडा दोनों इसमें शामिल हैं, ताकि चाइना को बाईपास किया जा सके। लेकिन इस दौरे में सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कनाडा की कंपनी कैमेको के साथ यूरेनियम आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ, ये ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। लेकिन एक आम आदमी सोच सकता है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य रख रहे हैं। 2025 में शांति बिल भी लाया गया था आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो फिर हम बाहर से यूरेनियम क्यों ला रहे हैं? इसको होमी भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के नज़रिए से समझिए। हमारा जो पहला चरण है, जिसमें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स काम करते हैं, उन्हें चलाने के लिए नेचुरल यूरेनियम चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास तो थोरियम के इतने बड़े भंडार है ना। हैं, बिल्कुल। लेकिन थोरियम को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे आगे के चरणों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब तक हमारे आगे के स्टेजेस पूरी तरह कमर्शियल नहीं हो जाते, पहले चरण को चलाने के लिए बाहरी यूरेनियम जरूरी है। अच्छा, मतलब फ्यूल की कमी से हमारे प्लांट्स बंद ना हो, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कूटनीति वाकई एक बड़ा शतरंज का खेल है, जहां मोहरें यूरेनियम और लिथियम हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स सिर्फ बड़ी टेबल्स पर होने वाली संधियां नहीं है। इनका सीधा असर गांव में बैठे आम परिवारों पर पड़ता है, जो हमें आज के तीसरे विषय की तरफ ले जाता है। हाँ, और ओडिशा के गंजम जिले का मानिकापुर गांव इसका एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। वही, मैंने वो ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ी। मानिकापुर गांव का हाल ये है कि लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में काम कर रहा है। और वेस्ट एशिया के युद्ध की वजह से वहां डर का माहौल है। बिल्कुल। गांव में रोज माओं और बीवियों की रोते हुए फोन पर बात हो रही है कि किसी तरह वापस आ जाओ। लेकिन पलायन के कारण काफी हैरान करने वाले हैं। विदेश में ऊंची सैलरी तो एक कारण है ही, लेकिन सिर्फ वही एक कारण नहीं है। सही कहा। गांव में पक्के कंक्रीट के घर बनाने की होड़, बेटियों की शादी में 1 से 5 लाख रुपए तक का दहेज, ये सामाजिक दबाव एक आम आदमी को अपना घर छोड़कर रेगिस्तान में मजदूरी करने पर मजबूर कर देता है। बेहतर जीवन की चाह एक मजबूरी बन जाती है। और उन महिलाओं का क्या, जो पीछे छूट जाती हैं? उनके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संघर्ष का बोझ कौन उठाता है? समाजशास्त्र में इसको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या रूरल इकोनॉमी का नारीकरण कहते हैं।
जब पुरुष कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं तो महिलाओं पर अचानक से दोहरा तहरा बोझ आ जाता है। सिर्फ घर नहीं, खेती भी देखनी पड़ती है। खेती, बैंक के चक्कर, सरकारी काम, सब कुछ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जमीन उनके नाम नहीं होती, तो उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड या लोन लेने में भारी परेशानी आती है। उनका अपना कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचता। ये तो सच में बहुत भारी इमोशनल वैक्यूम है। तो फिर जो पुरुष वहां फंसे हुए हैं वॉर जोन में, वो सीधे वापस क्यों नहीं आ जाते? ऐसी क्या मजबूरी है? इस मजबूरी का नाम है कफाला सिस्टम। खाड़ी देशों में मजदूरों के लिए ये एक ऐसी शोषणकारी प्रणाली है जहां मजदूर की आज़ादी उसके मालिक के हाथ में होती है। मतलब स्पॉन्सर के हाथ में? हाँ, वहां पहुंचते ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। बिना मालिक की इजाजत के, जिसे एग्जिट वीसा कहते हैं, कोई देश नहीं छोड़ सकता, भले ही बाहर बम गिर रहे हों। वेट, रियली? ये तो बिल्कुल बंधुआ मजदूरी जैसा हुआ। ऊपर से गांव से बाहर जाने के लिए उन्होंने 70-80 हजार रुपए एजेंट्स को दिए होते हैं। उस उधार का दबाव अलग होता है। लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पैसा वो घर भेजते हैं, यानी रेमिटेंसेस, ये हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद मिलती है इससे? बिल्कुल, कैट को कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से हमारी आर्थिक स्थिरता उन मजदूरों के खून पसीने और उनकी पारिवारिक दूरी पर टिकी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब नागरिक ऐसे किसी विदेशी संकट में फंसते हैं तो आमतौर पर राज्य उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी लेता है, जैसे अभी ओडिशा परिवार डायरेक्टरेट कोशिश कर रहा है। हाँ, वहाँ स्टेट एक्टिव रोल प्ले करता है। लेकिन जरा सोचिए, जब देश के भीतर राज्य की अपनी नीतियों से नागरिकों को नुकसान हो, तब जिम्मेदारी किसकी होती है? ये हमें चौथे विषय की ओर ले जाता है, राज्य व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। रचना गांगू केस। संवैधानिक कानून के लिहाज से ये वाकई एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसकी तह में चलते हैं। हम सभी ने कोविड के दौरान वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में, खासकर कोविशील्ड लगवाने के बाद, लोगों को VIT नाम का एक दुष्प्रभाव झेलना पड़ा, जिसमें शरीर में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं। सही। और प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, जिससे कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई। 2024 में तो एस्ट्राजेनेका ने यूपी की अदालत में दबे शब्दों में ये बात स्वीकार भी की थी। हाँ, ये पब्लिक नॉलेज में आ चुका था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रचना गंगू केस में सरकार को निर्देश दिया है कि वो ऐसे दुष्प्रभावों से हुई मौतों के लिए एक नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन योजना बनाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 219 करोड़ डोज लग गए, 1100 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट आई, फिर भी हमारे यहाँ पहले से कोई नेशनल कॉम्पनसेशन प्रोग्राम क्यों नहीं था? क्योंकि सरकार का तर्क था कि वैक्सीनेशन वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक था। उन्होंने कहा, हमने किसी पर दबाव नहीं डाला, अगर नुकसान हुआ है तो आप दवाई कंपनी पर केस कर दीजिए। लेकिन आम आदमी किसी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी से सालों तक मुकदमा कैसे लड़ेगा? वहीं तो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने ड्यूटी ऑफ केयर को स्थापित किया। अगर सरकार जनहित में कोई अभियान चलाती है तो साइड इफेक्ट्स का बोझ नागरिक अकेला नहीं उठाएगा। ये तो बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो गया आने वाली HPV वैक्सीन ड्राइव्स के लिए। लेकिन कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए थोड़ा टेक्निकल अंतर समझाइए। ये फॉल्ट बेस्ड, स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट और नो फॉल्ट लायबिलिटी में फर्क क्या है? इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी में पीड़ित को कोर्ट में साबित करना होता है कि सामने वाले की लापरवाही थी, यानी गलती प्रूफ करनी होती है। ओके, मतलब दवाई गलत बनी थी, ये साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर आप कोई खतरनाक काम कर रहे हैं और किसी को नुकसान हो जाए तो आपको मुआवजा देना होगा, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इसमें कुछ कानूनी एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा, और एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट लायबिलिटी बिल्कुल कठोर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। नुकसान हुआ है तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये नो फॉल्ट लायबिलिटी कहाँ फिट होता है? ये कॉन्सेप्ट पीड़ित के बहुत अनुकूल है। इसमें पीड़ित को सिर्फ ये साबित करना है कि उसने वैक्सीन ली और उसके बाद उसे VIT हुआ। डायरेक्ट कनेक्शन दिखाना है बस। कंपनी की लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं है? एग्जैक्टली। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है, और भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47 से भी, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करता है। ये एक बहुत ठोस विश्लेषण है। सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तो खींच दी, लेकिन कानून की इन किताबों और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों से हटकर जब हम जमीन पर आम आदमी के क्लिनिक में जाते हैं तो सच्चाई कुछ और ही दिखती है। जमीन पर उतारकर ही नीतियों की परख होती है।
जो हमें हमारे 5वें और आखिरी मुद्दे पर ले आती है यूपीएचसीज की जमीनी हकीकत। हैदराबाद के दारुल शिफा इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट एक भयानक तस्वीर दिखाती है। वहाँ की इमारतों की हालत तो वाकई खराब है। प्लास्टर झड़ रहा है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से पिछले 4 साल से वहां डिलीवरी सर्विसेज पूरी तरह बंद हैं। और फिर भी हजारों गरीब लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण का वही एक सहारा है। लेकिन सोचिए उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का क्या? आशा कार्यकर्ता जो वहां जान लगाकर काम कर रही हैं, उन्हें 2-2 महीने तक उनका वेतन नहीं मिलता। ये सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। एक तरफ हम मेडिकल टूरिज्म का डंका बजाते हैं और दूसरी तरफ अपने ही मोहल्ले के क्लिनिक टूट रहे हैं। ये कैसा विकास है? अगर ढांचा देखें तो ये यूपीएचसीज, जिन्हें बस्ती दवाखाने भी कहा जाता है, घनी शहरी आबादी के लिए पहली रक्षा पंक्ति हैं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत इन्हें बनाया गया था और अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन अपग्रेड का बोर्ड लगाने से अस्पताल की छत तो ठीक नहीं हो जाएगी ना, और आशा वर्कर्स को पैसे तो नहीं मिल जाएंगे। वही हमारी स्वास्थ्य प्रशासन की चूक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का एक बहुत अहम लक्ष्य था कि हम अपने पब्लिक हेल्थ बजट को जीडीपी के 2.5% तक ले जाएंगे, लेकिन आज तक हम वहां नहीं पहुंचे। जिसका नुकसान आम आदमी उठाता है। बिल्कुल। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी ओओपी। ये वो पैसा है जो मरीज को अपनी जेब से देना पड़ता है, जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है? भारत में हर साल लाखों परिवार सिर्फ इस मेडिकल खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अगर हम इन यूपीएचसीज को मजबूत कर दें, मुफ्त दवाइयाँ दें, तो हम हजारों परिवारों को इलाज के इस कर्ज से बचा सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो देखा जा सकता है कि कैसे वेस्ट एशिया का संकट और एल नीनो हमारी रसोई की महंगाई बढ़ा रहे हैं और आरबीआई को रोक रहे हैं। और उसी से बचने के लिए हम कनाडा के साथ मिनरल्स और ऊर्जा के समझौते कर रहे हैं। वहीं वेस्ट एशिया का युद्ध ओडिशा के गांव के प्रवासी परिवारों के लिए खौफ बन गया है। देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है वैक्सीन के नुकसान को लेकर, और इन सब के बीच हमारे शहरी स्वास्थ्य केंद्र बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। सब आपस में जुड़ा हुआ है। विदेश नीति कितनी भी सफल क्यों ना हो, अगर घरेलू ढांचा कमजोर है तो विकास अधूरा ही रहेगा। महंगाई, युवाओं का रोजगार और ऊर्जा नीतियां अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे वेस्ट एशिया के युद्ध पर इतनी निर्भर हैं, तो क्या हम वास्तव में तब तक स्ट्रैटेजिकली ऑटोनमस यानी रणनीतिक रूप से स्वतंत्र होने का दावा कर सकते हैं जब तक हम अपनी घरेलू समस्याओं को ठीक नहीं करते? ये एक बहुत ही गहरा मुद्दा है जिस पर आगे मंथन होना चाहिए। बिल्कुल, इस विचार पर मंथन अवश्य कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।